गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और घर पर जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका आप आनंद उठा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका जो हम जो आपको टॉपिक भेजते हैं वो आपको समझ में भी आते हैं। वो आप अपने जो और बच्चे हैं, हमारा जो ये ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, ये केवल डिसेबल्ड बच्चों का ग्रुप है। उम्मीद करते हैं कि आप ये जो हम वीडियो शेयर करते हैं, जिस भी क्लास के बच्चे को ये वीडियो मिलती है तो वो अपने जो क्लास के ग्रुप और है उनमें भी शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका आनंद उठा सकें या इससे से अच्छी जो नॉलेज है वो प्राप्त कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन टाइम टू टाइम आप अपडेट हो रहे हो और आप इस ऑनलाइन एजुकेशन का घर से पढ़ो कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हो। मैं आपका टीचर अजय GG++ मॉडल टाउन में कार्यरत हूँ। मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ। लेसन है ये आपका 8th और कक्षा है 6 और हमारा जो बुक का नाम है वो है हमारे अतीत। जैसे बुक के नाम से हमें पता चल रहा है कि हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात नहीं करेंगे, हम हमारे वो जो हमारा पास्ट जो चला गया भूतकाल उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा लेसन का नाम है उससे कुछ अंदाजा होगा कि हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे सम्राट अशोक थे, महाराजा अशोक, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक अनोखा सम्राट, जो लेसन की हमारी हेडलाइन है वो एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मतलब एक ऐसा सम्राट जिसने, क्योंकि आप सब जानते हो कि राजाओं को अपनी गद्दी बचाने के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़ता था, कि हर राजा अपनी गद्दी के लिए युद्ध करे या उनके लिए आज हम बात कर रहे हैं अशोक के बारे में, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आपने सबने, हम एक चित्र दिखाएंगे आपको। ये चित्र आपने सब नोटों पे देखा होगा। ये जो हमारा जो शेरों वाला स्तंभ है, ये जो हमारा मतलब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ये आपने बहुत सारे नोटों पर देखा होगा। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था राजा अशोक के पास, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जिन शेरों के चित्र रुपये और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। जो हमने ये जो डायग्राम आपको दिखाई, चित्र आपको दिखाया है, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है। ये जो आपका जो शेरों की आकृति है, 4 शेर एक स्तंभ के ऊपर, ये पत्थर को काटकर बनाया गया। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ये हमारा जो ये फोटो है, ये सारनाथ में एक स्तंभ के ऊपर इसको स्थापित किया गया। इतिहास के मानता हूँ राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। जो महाराजा अशोक थे उनके आदेश पर बहुत सारे इस प्रकार के अभिलेख अलग अलग राज्यों में स्थापित किए गए। इससे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अशोक जिस साम्राज्य से बिलोंग करते थे, अशोक का जो साम्राज्य था उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। जिस गुप्त साम्राज्य से अशोक बिलोंग करते थे और उसकी जो स्थापना थी वो 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। जो ये साम्राज्य को स्थापित करने में चाणक्य नाम के एक बुद्धिजीवी थे, उन्होंने उसकी, आप सब जानते हो चाणक्य के नाम से, चाणक्य नीति भी आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी। चाणक्य कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। चाणक्य के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में हमें चाणक्य नीति हमें पूरी की पूरी समझ में आती है। जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। ये सब जो हमारे राजा थे, चंद्रगुप्त और अशोक, ये सब मौर्य वंश से संबंधित थे।
मौर्य वंश से 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बाद पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। साम्राज्य से बहुत से नगर थे। मानचित्र में काले बिंदुओं में से दिखाया गया है कि इन साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। जो साम्राज्य था उसमें उनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उस टाइम पे एजुकेशन का हब माना जाता है और तक्षशिला में बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाले रास्तों में पड़ता था। उज्जैन जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों के व्यापारी, सरकारी, जितने भी नगर थे उस टाइम पे, तो मोस्टली लोग व्यापारी, या तो व्यापारी वर्ग से संबंधित लोग रहते थे, या सरकारी अधिकारी रहते थे, या शिल्पकार, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो मतलब उद्योग से संबंधित जो किसी चीज का निर्माण करते थे, वो लोग रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य का भारत था उस टाइम का, आजकल हमारे पास पेड़ों की कमी है, लेकिन उस टाइम साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सों में जंगल भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। उस टाइम जो लोगों का जीवन शैली थी वो ऐसी थी कि उनके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम या परमानेंट सोर्स नहीं था उनका। वो क्या करते थे, या तो जानवरों का शिकार करते थे, या वो फल फूल का संग्रहण करके, अपना जो शाकाहारी लोग थे वो फल फूल का संग्रहण करके अपना जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाओं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार की का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की सांस्कृतिक विविधताएं थी, जिसमें हम उनकी जो ड्रेस कोड था वो अलग अलग था हर प्रकार के लोगों के लिए। आप जो अशोक का जो मौर्य साम्राज्य, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल जो है वो इसमें दिखाए गए हैं। हम उनके बारे में बात करें तो कांधार से लेकर पाटलिपुत्र तक इनका जो साम्राज्य था, इसके अंदर कांधार से लेकर आपका तक्षशिला जो आजकल पाकिस्तान में है, ये सारे के सारे, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये सारे के सारे, उज्जैन, दिल्ली, मेरठ और ब्रह्मगिरी तक इनका, दक्षिण तक इनका साम्राज्य था। तो एक विस्तृत साम्राज्य के स्वामी अशोक कहलाए। जिन जगहों पे अशोक के शिलालेख मिले, शिलालेख वो होते हैं कि जिनके ऊपर उस टाइम पे उन लोगों ने अपने कुछ मैसेज लिखे हैं और वो पत्थर के ऊपर लिखाई है, उनको हम शिलालेख कहते हैं। उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के भी लेख मिले। भारत है कौन से? श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म की भी स्थापना की, और जब युद्ध का अंत हो गया और उसके बाद वहाँ भी उनके अभिलेख मिलते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य जो होता है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ होता है और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। जो सम्राट होते हैं वो राजाओं से बड़ी वो होते हैं, मतलब उनका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। एक राज्य का राजा तो राजा कहलाएगा, जिसके पास बहुत सारे राज्य हों तो उनको हम सम्राट कहते हैं। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। जिसका जितना बड़ा साम्राज्य होगा, जितना बड़ा एरिया होगा, तो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, या मतलब जो हमारे अधिकारी होंगे उनके हमें ज्यादा जरूरत होगी। साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासकों द्वारा शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र का एरिया था उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पों और व्यापारियों को कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो राजा की बात को नहीं मानता था उनको सजा दी जाती थी। किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे।
जो इंटेलिजेंस की टीम बनाते थे राजा अपने गुप्तचर जिनको बोलते थे, वो राजा के जितने भी अधिकारी होते थे उनके ऊपर उनकी निगरानी रहती थी। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण, इनके सब के ऊपर था। सम्राट का पद इनके सबसे ऊपर था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी थी, मेन राजधानी थी पाटलिपुत्र, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन भी उनकी प्रांतीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। लेकिन तक्षशिला और ये जो दूसरे जो स्टेट थे, इनमें स्थानीय जो नियम थे उनको ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो किसी आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलता था उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, मतलब जो क्षेत्र जिस चीज के लिए प्रसिद्ध था उसके बारे में लिखा गया। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। दक्षिण भारत में सोने की जो माइंस है या मतलब जो खान है वो ज़्यादा आज भी है, और वहाँ सबसे ज़्यादा जो मतलब उस टाइम के लिए निकाला जाता था वो, उसमें हम कीमती पत्थर जैसे हमारा जिसको हीरा बोलते हैं वो वहाँ उनकी खान भी है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो ये संसाधन थे वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। जहाँ कर नजराना किसको बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, ये वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब रेगुलर आप किसी चीज से टैक्स ले रहे हो उसको तो हम कर कहते थे, लेकिन नजराना वो था कि जब भी संभव हो किसी से हमने वो ले लिया। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से दिए जाते जो स्वेच्छा से इसे देते। नजराना जो होता था वो स्वेच्छा से दिया जाता था, वो राजा के कर या किसी चीज को थोप के उनसे नहीं लिया जाता था। राजधानी में सम्राट, हम बात करेंगे मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हम बात करें मेगस्थनीज एक चंद्रगुप्त के दरबार में, जो राजा चंद्रगुप्त थे अशोक के दादाजी, उनके दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का, जो पश्चिम एशिया का जो राजा था, यूनान का जो राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था, उनका एम्बेसडर था। मेगस्थनी ने जो कुछ देखा उनका विवरण दिया है। मेगस्थनी ने उस टाइम के राज्य के बारे में या प्रशासन के बारे में लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे। सम्राट का जनता के सामने आने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षकों पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब उस टाइम राजा की जो चौकसी होती थी वो इस प्रकार से होती थी कि राजा 1 रात 2 रात एक कमरे में नहीं सो सकता था। मतलब उनकी जगह सोने की जगह भी बदलते ताकि उनका कोई दुश्मन उन पर अटैक ना करे। हाथियों और घोड़ों से उनके जो सिपह सालार थे उनकी निगरानी में, सुरक्षा में वो चलते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, जो आज का हमारा पटना शहर है उसको हम पहले पाटलिपुत्र कहते थे, उसके बारे में लिखते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा जिसमें 570 बुर्ज 64 द्वार है। मतलब एक विशाल प्राचीर एक पूरी दीवार से घिरा हुआ जिसमें 570 तो बुर्ज है, 570 तो टावर थे और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ के उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बसेरों से घिरा हुआ है।
राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे कि राजा के आसपास कोई ऐसा षड्यंत्र ना हो कि जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। उसके लिए राजा अपना खाना पहले नौकर को देते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जो पाटलिपुत्र से दूर का जो एरिया था, जो रिमोट एरिया था, उसमें बहुत सारे ऐसे जंगल में आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे जो काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन पर किसी आदेश या उनकी पालना का, क्योंकि उनका खुद का ऐसा स्वतंत्र जीवन था, वो किसी आदेश या राजा के साथ नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन वो राज्य की सीमा के अंदर रहते थे। तो इसलिए भी उनसे भी उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को कुछ सामान ला के दे, जैसे हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दे। उनके लिए भी राजा द्वारा काम दिया जाता था। उनके अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में, लेकिन आगे वाली जो हमारी वीडियो होगी उसके बारे में हम बात करेंगे महाराज अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक एक बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ही इनकी जो मतलब लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी थी वो कलिंग युद्ध था। कि इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया, और उसके बाद का जीवन और उसके पहले के जीवन के बारे में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना, और इसके बारे में जो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे वो आप रेज कर सकते हो। धन्यवाद।